Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see part 2 of chapter number 6, the Parliamentary System, Legislature and Executive. ये theme D, Governance and Democracy का chapter number 6 है. So ये class 8 New NCERT आपके Social Science Exploring Society India and Beyond उसका ये chapter है. जिसका part 1 already हम देख चुके हैं, बहुत detail में हमने chapter को समझा है. I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So let us just start. तो हम पार्लियामेंट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे. तो सबसे पहले हमने इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस को पढ़ लिया था पिछले पार्ट में. अब इस वीडियो में हम इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं और क्या क्या काम होते हैं. तो हमने देखा था पार्लियामेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं कौन कौन है. प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको हेड करते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर, राइट. तो एक एक करके इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ दिया है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट. हेड ऑफ स्टेट मतलब कि ये सबसे ऊंची पोजीशन होती है हमारे इंडिया की. एंड द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं जो भी मैंने बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट. सो ये सारे जो भी एग्जीक्यूटिव है उनका ये नॉमिनल हेड होती है ये पोजीशन. कौन? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है. नॉमिनल हेड मतलब नाम के हेड है. जैसे मेन पावर जो है वो पीएम के पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन नाम के लिए कोई भी काम पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे तो इनके साइन चाहिए, प्रेसिडेंट के साइन चाहिए. उनकी सहमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता. लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट पावर में है, वो वोट के थ्रू इलेक्ट होकर आई है, मतलब सीट मेजॉरिटी जीती हुई है, तो पावर तो इनके पास ही है, काम तो इन्होंने ही करना है. लेकिन एक नाम के, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, हमें करना तो अपने मन का ही होता है लेकिन एक बार हम उनको बताते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं. ठीक वैसे ही प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल पोजीशन होती है ऑफ द एग्जीक्यूटिव. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट. अभी मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, इनका मेन काम होता है सरकार को चलाना. द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या करते हैं? सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. एंड other ministers summons the parliament, gives assents to the bill among other function. तो प्रेसिडेंट के क्या क्या काम है? जब गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चला रहे हैं, तो प्रेसिडेंट का काम है जब सरकार बन जाती है, इलेक्शन हो जाता है, वोट की काउंटिंग हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, ठीक है. अब इस पूरी पार्टी में जितने लोग हैं उनमें से पीएम कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, सो उनको अपॉइंट करना वो काम होता है प्रेसिडेंट का. चुन के तो पार्टी ही देती है, लेकिन जो सारे प्रोसेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का वो प्रेसिडेंट करते हैं, और बाकी के मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करने का. नाउ समन करते हैं, जो हमने कहा कि डिस्कशंस वगैरह होते हैं पार्लियामेंट में जो हाउसेस बैठते हैं, डिबेट्स वगैरह होती है, उनको समन करना, बुलाना, एसेंट देना, अपनी सहमति देना बिल्स पे. लास्ट पार्ट में हमने देखा था उनकी सहमति के बिना बिल्स जो है वो एक्ट नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे. ये सारे कुछ जो बाकी फंक्शन है उनमें से ये भी फंक्शंस है. नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मैंने आपको बोला मेन पावर इनके पास है, ये नाम के हेड हैं, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनको एडवाइस देते हैं कोई भी काम करने के लिए. हाउएवर इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर. यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं प्रेसिडेंट को जहां पर उनको किसी के परमिशन या किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं. ऐसी जो पावर्स है उसको कहा जाता है डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब खुद के सोच से वो एक्ट करेंगे. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पॉलिटिकल क्राइसिस. पॉलिटिकल क्राइसिस अगर है, जैसे कि मान लो कोई भी पार्टी जीती नहीं है, कोई भी पार्टी जो है, नो पार्टी होल्ड्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा के इलेक्शन हुए, मान लो ये दो पार्टी है ना, इसको सीट मिले हैं जितने से कि गवर्नमेंट बनाई जा सके, ना इसको इतनी सीट मिली है. अब इस केस में कौन चलाएगा गवर्नमेंट, उस वक्त देश को कौन संभालेगा? तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हैं, जिसमें वो किसी की भी मदद नहीं लेते. जैसे अभी हमने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड और एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को. तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, कोई भी पार्टी तो जीती ही नहीं ना, तो फिर कौन एडवाइस करेगा? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, तो हम एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है.
प्राइम मिनिस्टर इज डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो डी फैक्टो मतलब होता है कि जैसे वो अपॉइंट हुआ कोई भी पर्सन, वैसे ही उनको अथॉरिटी मिल जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। अब मैंने कहा कि ये पार्टी मान लो जीत गई, अब इनमें से बहुत सारे लोग हैं, तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जो पार्टी जीती है उसकी जो लीडर है उसको, या फिर कोलिशन, मान लो कि कोई एक पार्टी जीती ही नहीं, ये 3 पार्टीज हैं, ठीक। अब किसी एक के पास इतनी सीट नहीं है कि वो सरकार बना सके, तो इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया कि हम आपस में मिल जाते हैं और पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं? कोलिशन, कि ये एक साथ आ गए और इन्होंने पार्टी बना ली। तो अब इन दोनों कोलिशन में जो हेड होगा, जो लीडर होगा, या जिसको ये लोग डिसाइड करेंगे, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ प्राइम मिनिस्टर सर्व विद द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एमपीज इन लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं किसके सपोर्ट से? किसके सपोर्ट से वो अपना काम करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ एमपीज इन लोकसभा। लोकसभा में जो मेजॉरिटी एमपी होते हैं उनके। नाउ प्राइम मिनिस्टर के की फंक्शन क्या है, मेन काम क्या करते हैं वो? लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको लीड करना, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री के जो काम है उनको कोऑर्डिनेट करना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, एंड शेपिंग नेशनल पॉलिसीज, हमारे देश के लिए जो भी पॉलिसीज वगैरह बनानी है उनको शेप देना, मतलब बनाना। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मेन काम डिसीजन लेने का इन्हीं लोगों का है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ये डिसीजन लेते हैं, सरकार चलाते हैं। दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को। लोकसभा ही इनको चुनकर लाई है, तो ये लोकसभा को आंसरेबल होते हैं, इनको हर क्वेश्चन का आंसर करना होता है लोकसभा में। मोस्ट ऑफ द बिल्स दैट कम टू द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन आर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। जो हमने कल बिल और एक्ट के बारे में पढ़ा था, तो कोई भी कानून बनाना है तो अधिकतर जो बिल लाए जाते हैं पास कराने के लिए, कानून बनाने के लिए, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लाए जाते हैं। अ परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल ऑल्सो कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए, जो भी पॉलिसीज बनाई या लॉज बनाए, कानून बनाए, उसको पूरा करने का काम कौन करते हैं? सो सिविल सर्वेंट्स। आपने सुना होगा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। सो ये सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट के लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि पूरा करते हैं। दीज ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटर्स या ब्यूरोक्रेट्स भी कहा जाता है। वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स एंड इंश्योर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शन स्मूथली। ये जो ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स या ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। और किसके अंडर वर्क करते हैं? इनको कौन हेड करता है? मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर होते हैं उनके अंडर ये काम करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं सभी सिविल सर्वेंट्स कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट स्मूथली फंक्शन करे, आसानी से काम कर सके। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। इफ द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव वही उसको पूरा कर रहा है ना। एग्जीक्यूटिव भी तो उसी के पार्ट है, पार्लियामेंट में ही तो है एमपी सारे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे, राइट। सो हम कैसे कह सकते हैं कि पावर सेपरेट है? हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, कि लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके पावर अलग अलग हैं। ये तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में जिसने लॉ बनाया, मतलब गवर्नमेंट लॉ बना रही है, और उन्हीं में से तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव हैं, राइट। सो वही उसको पूरा भी कर रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे के काम में तो हस्तक्षेप हो ही रहा है ना। सो इवन दो एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, देयर इज स्टिल सेपरेशन ऑफ पावर बिकॉज ईच ब्रांच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट रोल्स एंड लिमिट। हमारा जो पार्लियामेंट का सिस्टम है उसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, पार्लियामेंट का ही तो पार्ट है एग्जीक्यूटिव, बट फिर भी यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। इनकी पावर्स जो है अलग अलग रोल और लिमिट्स के थ्रू बांटी गई है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना एंड ऑल्सो चेक एंड क्वेश्चंस द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर चेक रखना कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, वो भी लेजिस्लेचर करती है। और क्वेश्चन करना, अगर कुछ सही नहीं है या कुछ और चेंज कराना है तो क्वेश्चन करना, वो भी लेजिस्लेचर का काम होता है। व्हाइल द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो भी लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उसको पूरा करना, इंप्लीमेंट करना और गवर्नमेंट को चलाना। दिस सिस्टम इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो सिस्टम है एक दूसरे को क्वेश्चन कर पा रहे हैं, एक दूसरे के काम पे नजर रख पा रहे हैं, इससे ये होता है अकाउंटेबिलिटी आती है। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव जो चाहे वो कर ले, लेजिस्लेचर उनके ऊपर नजर बना के रखेगा जिससे कि कोई मिसयूज नहीं कर पाता पावर का।
ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है डोंट मिस आउट। इन 1956, जब 1956 की यहाँ पर बात दी गई है कि रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रिजाइंड आफ्टर अ ट्रेन एक्सीडेंट। 1956 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो रेलवे मिनिस्टर थे। उन्होंने ये सारा जो दुर्घटना हुआ उसको अपने कंधे पे लिया कि ये ब्लेम मैं लेता हूं, मैं मिनिस्टर हूं, ये एक्सीडेंट मुझे रोकना चाहिए था, तो नहीं रोक पाए, इसलिए उन्होंने इस अपनी पोस्ट की वैल्यू को समझते हुए रिजाइन दे दिया अपनी पोजीशन से। ऑल्दो ही वाज नॉट ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, ही बिलीव दैट अ मिनिस्टर मस्ट टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस इन देयर मिनिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि उनको ब्लेम दिया गया था कि आपने एक्सीडेंट करा दिया, फिर भी उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कि जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर किसी भी मिनिस्ट्री को संभाल रहा है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता होनी चाहिए कि कुछ गलत आपकी मिनिस्ट्री में ना हो, अगर हो रहा है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है। देन ही ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू ने डिक्लाइन कर दिया एट फर्स्ट, नेहरू ने सबसे पहले तो मना कर दिया कि नहीं हम आपका रेजिग्नेशन नहीं लेंगे, बट शास्त्री इंसिस्टेड, लेकिन शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, जोर दिया। फाइनली हिज रेजिग्नेशन वाज एक्सेप्टेड, उसके बाद उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और उन्होंने रिजाइन दे दिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ये कहा जा रहा है कि आज के समय में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले सकता है वही अच्छे से मिनिस्ट्री को हैंडल कर सकता है, क्योंकि जो भी कुछ अच्छा हो रहा है तो आप अपने नाम से करवा लोगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन कुछ गलत हो रहा है तो उसकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब मैंने कहा लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको पूरा करता है, और ये भी देखा हमने कि लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर भी रखते हैं कि काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे चार्ट के थ्रू दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। सो कॉम्पोजिशन, सबसे पहले कि इनमें कौन कौन होता है, तो लेजिस्लेचर में कौन होता है और एग्जीक्यूटिव में कौन होता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊंची लॉ बनाने वाली, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने वाली हमारी कंट्री की बॉडी है। इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तीन चीजें आती हैं पार्लियामेंट में, यानी लेजिस्लेचर में। पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट, ये याद हो जाना चाहिए। अभी तक मैंने बहुत बार पिछले पार्ट में आपको याद भी करवाया था, इसको ट्रिक्स भी बताई थी। देन मेन रोल क्या है लेजिस्लेचर का, लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव के काम को, वर्क को ओवरसी करना, देख रेख करना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ को एनफोर्स करना, लागू कराना, जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है, इनके द्वारा बनाए गए लॉ को पूरा कराना एग्जीक्यूटिव का काम है। फंक्शन क्या है लेजिस्लेचर का, कैन इंट्रोड्यूस सम बिल्स इन पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर जो है वो बिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। एग्जीक्यूटिव का मोस्ट ऑफ द बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट। बहुत सारे बिल्स जो है एग्जीक्यूटिव ही इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस में दूसरा है कैन इंट्रोड्यूस सम बिल्स इन, ये हमने देख लिया। नाउ कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको कहा कि ये नजर रखते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो कैसे करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने ये काम क्यों किया, या एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि ऐसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके बदले में एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द लेजिस्लेचर एंड ऑन इट्स डिसीजन एंड एक्शन। जो भी डिसीजन उन्होंने लिए, एक्शन उन्होंने लिए, उस सबसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन उन्हें लेजिस्लेचर को देना पड़ता है। एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर, और प्रेसिडेंट को जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है उसमें उन्हें सलाह भी देनी पड़ती है, इंक्लूडिंग कॉलिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे विंटर सेशन, समर सेशन, जो भी सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उनको कब बुलाना है, तो ये सब सलाह प्रेसिडेंट को कौन देते हैं, एग्जीक्यूटिव देते हैं। नाउ लेजिस्लेचर सैंक्शन करते हैं सारे गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे होते हैं सारे लेजिस्लेचर ही सैंक्शन करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बजट को जो पार्लियामेंट अप्रूव करती है, राइट, ये पार्लियामेंट या जो अप्रूव करेगी वही यहाँ पर बजट बनाया जाएगा। कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लेजिस्लेचर का एक और काम है कि वो पार्लियामेंट्री कमिटीज को कंसल्ट करते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव का काम है दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली इन डे टू डे मैटर एंड मे कंसल्ट कमिटीज व्हेन रिक्वायर्ड। वो इंडिपेंडेंटली खुद भी अकेले काम कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट्री कमिटीज को भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो
मिलता जुलता काम है, लेकिन फिर भी आप एक देख सकते हैं कि एक दायरा बना हुआ है कि किसका क्या मेन काम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जुडिशियरी। अब 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, हम पहले क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो अब जुडिशियरी के बारे में पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जुडिशियरी का काम क्या होता है? जो ये कोर्ट्स वगैरह का सिस्टम है हमारे इंडिया में, तो कोर्ट्स क्यों होते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है और क्यों होते हैं, इनका क्या काम है? सो चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब कि एक दूसरे के काम पर निगरानी रखना। सो जुडिशरी इज ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ही ब्रांच होती है। गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है, यहां मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव और एक होता है जुडिशरी। तो जुडिशरी भी एक ब्रांच है गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉज ऑफ लैंड इंक्लूडिंग स्पेसिफिक केसेस ऑफ डिस्प्यूट। जो भी लॉज लेजिस्लेचर बना रही है उसको इंटरप्रेट करना। अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, कहीं पे बहस हो रही है कि इस लॉ का क्या प्रोविजन है, इस लॉ में क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब बताना जुडिशरी का काम होता है और उसको लागू कराना भी, अप्लाई करना भी। जुडिशरी फंक्शंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है? कोर्ट्स के सिस्टम से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नेंस, कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी सही से वर्क कर पाए। जुडिशरी एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन होता है, कस्टडी किसके पास होती है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है ये कौन बताएगा? मान लो मैंने अपने हिसाब से पढ़ लिया, किसी ने मुझे अपने हिसाब से बता दिया, लेकिन जो सही मीनिंग है किसी भी आर्टिकल का, किसी भी प्रोविजन का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन बताएगा? वो जुडिशरी बताएंगे। जुडिशरी ही कस्टोडियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की और इंश्योर करती है कि सारे ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये सारे ऑपरेट कर पाए विद इन द प्रिंसिपल एंड पैरामीटर्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी ये देखती है कि जो भी तीनों ऑर्गन है ना, वो ऐसे काम करे जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किया गया है, बताया गया है। अपने हिसाब से कोई कुछ ना करे, जो कानून कहता है वही सभी गवर्नमेंट फॉलो करे उसको, उस सभी प्रिंसिपल्स को, नहीं तो सब अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे, राइट। अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम किया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो फिर जुडिशरी कहेगी कि ये एक्शन आपका गलत है, ये नहीं मान्य है। सो ये चेक करती है, इट कीप्स अ चेक ऑन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय इंटरप्रेटिंग लॉज, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। और कहीं पर भी कुछ भी सरकार ऐसा कदम उठाती है जो कि अगर डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी सेंस में, तो जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करती है, बताती है कि इस लॉ का क्या मीनिंग है और इस लॉ के अंतर्गत ये काम सही है या गलत है। और हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे मौलिक अधिकार हर नागरिक के अगर वायलेट होते हैं, कोई भी उसको नुकसान पहुंचाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है हमारी, वही हमारे लिए फैसला करती है और हमारे फेवर में फिर एक्शन लेती है। नाउ नेक्स्ट इज Constitution not only describes how legislature and executive are given power to govern the country, but it also lists the specific responsibilities of these organs. देखो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब संविधान में, सिर्फ ये लिखा गया है कि किसके पास क्या पावर है, कौन से ऑर्गन के, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है उनके पास क्या क्या पावर है, बल्कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी बताया गया है। टू इंश्योर द पावर ऑफ लेजिस्लेचर आर यूज्ड प्रॉपरली, कि ये देखा जाए, ये इंश्योर करने के लिए कि लेजिस्लेचर अपने पावर को सही से यूज कर रही है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फॉलोड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से फॉलो कर रही है। जुडिशरी को ये इज गिवन द यूनिक एंड क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ऑफ चेकिंग दैट लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट हैव नॉट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जुडिशरी को ये काम दिया गया है कि ये जो लेजिस्लेचर है, लॉ बनाने वाली जो बॉडी है, उसको आप देखो कि कहीं वो ऐसा लॉ तो नहीं बना रही जो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो फ्रेमवर्क है, हमारे संविधान में जो लिखा गया है, उसके अगेंस्ट तो कोई लॉ पास नहीं हो रहा है लेजिस्लेचर में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? जुडिशरी को। सिमिलरली इफ अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकर व्हेन द लॉज आर इंप्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, अब ये तो हो गया लेजिस्लेचर कि लॉ बनाते वक्त ही जुडिशरी देखेगी कि ये लॉ सही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं। अब कोई लॉ बन गया, अब एग्जीक्यूटिव उसको पूरा कर रही है ना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि लॉ जो बनाया है लेजिस्लेचर ने उसको पूरा करना। अब इंप्लीमेंट करते वक्त, मतलब लॉ को पूरा करते वक्त
इफ द जुडिशरी अगेन हैज द पावर टू स्टेप इन, अगर यहाँ पर भी उन्होंने सही से एक्शन नहीं ले रहे हैं तो जुडिशरी फिर से एक्शन ले सकती है. जस्ट एज द पार्लियामेंट फंक्शन थ्रू इट्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर्म्स, जुडिशरी फंक्शंस थ्रू इट्स कोर्ट्स. जैसे पार्लियामेंट कैसे काम करती है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, राइट. उसी तरीके से जुडिशरी जो फंक्शन करती है कोर्ट्स के थ्रू करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, राइट. नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव एक्सप्लोर्ड हाउ द ऑर्गन्स विद इन पार्लियामेंट बैलेंस मेकिंग ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिंग इट. हमने अभी तक ये पढ़ा कि किस तरीके से जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के अंदर, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, फिर जुडिशरी है, ये कैसे लॉ बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने के बीच में बैलेंस बनाते हैं. और ये देखा कि हाउ जुडिशरी चेक दीज एक्शन, और देखा कि जुडिशरी कैसे इन एक्शंस को, मतलब लॉ बनाने की प्रक्रिया को और लॉ पूरा करने की प्रक्रिया को ध्यान रखती है. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. इसी को सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है कि किसका क्या काम है. लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कि उस लॉ को पूरा करना, और जुडिशरी का काम है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शन पे निगरानी रखना. एंड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंश्योरिंग, इससे ये इंश्योर होता है सेपरेशन ऑफ पावर से कि नो वन ऑर्गन बिकम टू पावरफुल, कोई एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल ना हो जाए. जैसे लेजिस्लेचर, अगर लेजिस्लेचर ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तो अपने मन चाहे लॉ बनाएगी, तो ऐसे लॉ बनाएगी जो हो सकता है सिटीजन के फेवर में ना हो. या फिर अगर एग्जीक्यूटिव पावर में आ जाए, सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो ये ऐसे लॉ इंप्लीमेंट करे, लॉ बने हुए भी पूरे ना करे, अपनी मनमानी करे. तो किसी के पास भी ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, राइट. ये इंश्योर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एट स्टेट लेवल. तो ये जो अभी हमने फंक्शंस पढ़े, ये हमने पढ़े यूनियन लेवल पे, मतलब पूरे नेशन पे कौन होते हैं लेजिस्लेचर के पार्ट और एग्जीक्यूटिव के पार्ट. एग्जीक्यूटिव में हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब हर स्टेट में एट स्टेट लेवल देखेंगे कि कौन होते हैं, मतलब हर राज्य में, ठीक है. उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है लेट्स एक्सप्लोर, जो अभी मैंने आपको बताया क्या होगा अगर एक कोई ऑर्गन, मान लो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसके पास सारी पावर आ जाए, तो कैसे जो हमारे अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं लोगों के, वो कैसे अफेक्ट होंगे, ये आपको डिस्कस करना है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज लेजिस्लेचर क्वेश्चन द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कैसे वो एक दूसरे के काम को निगरानी रख पाएंगे. जुडिशरी कैसे श्योर करेगी कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं. डू यू थिंक देयर माइट बी ways in which the action of judiciary itself are reviewed, क्या जुडिशरी के भी काम को रिव्यू किया जा सकता है, ऐसे कोई एक्शंस हैं. तो ऐसे आपको एग्जांपल्स बताने हैं. तो जैसे अगर किसी एक के पास पावर आ जाए तो क्या होगा, इट कुड लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अनफेयर डिसीजन लिए जाएंगे, लॉस ऑफ सिटीजन्स राइट, हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमारे फ्रीडम का हनन होगा. पीपल वुड हैव नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनजस्ट लॉ और एक्शन, कोई भी ऐसा लॉ बना देंगे जो भी पावर में है जो हमारे लिए सही नहीं है, राइट. सो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए. कुछ एग्जाम्पल पूछा है. सो हाउ ईच ऑर्गन चेक द अदर, कैसे चेक करते हैं, तो अभी हमने देखा लेजिस्लेचर चेक करती है एग्जीक्यूटिव को, क्वेश्चंस पूछती है क्वेश्चन आवर के दौरान, एक्सप्लेनेशन मांगती है, डिसीजन को रिव्यू करती है. जुडिशरी कैसे चेक करती है, बोथ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, वो देखती है कि लॉ और एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं ये दोनों. अगर लॉ वायलेट करता है राइट्स को, मतलब अधिकारों को छीनता है अगर कोई कानून, तो जुडिशरी कहेगी कि वो क्या है, रिजेक्ट कर देगी कि ये लॉ वॉइड है, नल एंड वॉइड, मतलब ये जो लॉ है सही नहीं है, इसको आपको रद्द करना होगा. इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. ओके. नाउ कैन द जुडिशरी बी रिव्यूड? यस, जुडिशरी डिसीजन कैन बी रिव्यूड थ्रू, जुडिशरी के भी डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है. अपील्स इन हायर कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट में कुछ डिसीजन दिया कोर्ट ने, हम उससे सहमत नहीं है तो और ऊंचे कोर्ट में जा सकते हैं ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफ नीडेड एंड अलाउड. नाउ एग्जाम्पल है, जैसे जुडिशरी ने पूछा लॉ मेकर्स टू रिव्यू अ लॉ, कि जिसने लॉ बनाया उसको रिव्यू करिए आप इस लॉ को एक बार. सो सेवरल लॉज लाइक दोज रिस्ट्रिक्टिंग राइट्स हैव बीन चैलेंज्ड एंड सेंट बैक रिकंसिडरेशन. एक बार रिकंसिडरेशन करने के लिए जुडिशरी भेजती है कि देखो ये आपने सही नहीं किया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, राइट. और ऐसे ही जुडिशरी क्वेश्चनिंग इम्प्लीमेंटेशन, अगर काम सही से नहीं हो रहा है पूरा करने में, अगर कुछ गलत तरीका यूज हो रहा है तो भी फिर जुडिशरी क्वेश्चन करती है. ये सब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. अब स्टेट लेवल पे हम देख लेते हैं. So as discussed, union government has parliament with legislative and executive function. हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पार्लियामेंट. हमने बिल्डिंग भी देखी थी फर्स्ट पार्ट में, और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से मिलकर बना है. ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, सिमिलरली ईच स्टेट, हर राज्य में हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर,
पार्लियामेंट की जगह हर राज्य में क्या होता है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और उसे कहा जाता है पार्लियामेंट की जगह क्या कहा जाता है, स्टेट असेंबली। स्टेट की असेंबली होती है जिसमें लेजिस्लेचर होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं। जस्ट एज द पार्लियामेंट हैज एमपी, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टेट असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, हु फॉर्मुलेट लॉज, ये एमएलए जो होते हैं ये लॉ बनाते हैं ऑन सब्जेक्ट्स दैट आर ऑन स्टेट लिस्ट। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काम बांटा गया है, लिस्ट बनी हुई है। जैसे यूनियन लिस्ट में वो काम दिए गए हैं जो केंद्र की सरकार कर सकती है, नेशनल लेवल के काम दिए गए हैं, और स्टेट लिस्ट में वो काम दिए गए हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, राइट। और एक कॉमन भी है, उसके बारे में अभी आगे दिया है, हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, राइट। नाउ सो एमएलए क्या काम करते हैं कि जो काम स्टेट लिस्ट में मेंशन है वो सब काम करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। ओके, नाउ एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है ये लिस्ट के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट है जो हेल्प करता है क्लैरिफाई करने में कि कौन सा एरिया, मतलब कौन सा काम यूनियन गवर्नमेंट का है और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का है। एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेट कॉल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट रिस्पेक्टिवली। जो यूनियन गवर्नमेंट का है उसे यूनियन लिस्ट और जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसे स्टेट लिस्ट, और जो ये दोनों कर सकते हैं, ये जो शेडेड एरिया है उसे कहा जाता है concurrent list. So there is concurrent list that has subject on which both union and state government can legislate. दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। However, in the case that union government legislates on a subjects in the concurrent list, the state government is bound to follow it. मान लो कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ने ये जो concurrent list है ना, जिसमें दोनों बना सकते हैं, अगर इसमें से किसी भी टॉपिक पे यूनियन गवर्नमेंट ने अगर लॉ बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। Okay, in the case of RTE, जैसे right to education for example, act is applicable all over India even though education is in concurrent list. जैसे कि RTE एक्ट हमने पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन, लास्ट वाले पार्ट में। सो RTE एजुकेशन आप देखोगे ना तो ये कंकरेंट लिस्ट में है, यहाँ आप देख सकते हो। ये इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी, लेकिन क्योंकि RTE एक्ट जो था, राइट टू एजुकेशन, वो यूनियन गवर्नमेंट ने पास कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वो मानना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे यूनियन में जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट है तो उसकी जगह पर स्टेट में कौन से एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे फीचर दिया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संविधान ने किसको हेड बनाया है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने हमने देखा था प्रेसिडेंट को, मैंने बड़े बुजुर्ग का एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसको इलेक्टोरल एक कॉलेज होता है, ग्रुप बनाए जाते हैं, उन लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। नॉमिनल भी हम इनको बोलते हैं ना, नॉमिनल नाम के हेड होते हैं। ऐसे ही स्टेट में कौन होते हैं, गवर्नर। ये गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए रहते हैं, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड जो कि नॉमिनल हेड इज द प्रेसिडेंट, सो नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, ये मैंने बताया था आपको। और प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं सेंटर में। ऐसे ही नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं स्टेट में, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव है उनके लीडर की तरह वो एक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन सेलेक्ट करता है, सो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, कोलिजन इन लोकसभा, जो मेजोरिटी पार्टी है या फिर कोलिजन बन के जो सरकार बनी है उसके लीडर को चुना जाता है एज ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन इन विधानसभा, यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पे विधानसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो वो सिलेक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट में वो सिलेक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ऐसे ही और फंक्शंस दिए गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, और यहाँ स्टेट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं विधानसभा को। लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो हमने देखा था 2 हाउसेस होते हैं, बाय कैमरल, बाय मतलब 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है, स्टेट में कंपलसरी नहीं है कि 2 हाउसेस होंगे, इट कैन बी यूनिकैमरल, एक ही हाउस हो सकता है, किसी स्टेट में 1 होंगे, किसी में 2 भी हो सकते हैं। तो 1 होगा तो विधानसभा होगा सिर्फ, और 2 है तो विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 हाउसेस हो सकते हैं।
हैं, ठीक है। लोअर हाउस जो यूनियन लेवल पे कौन सा होता है, लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और यहाँ पर विधानसभा है ना, जो कि कंपलसरी हर स्टेट में तो होता ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में बोलते हैं। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पे बाई कैमरल होगा, 2 हाउसेस होंगे जिन जिन स्टेट में, वहां पे दूसरा कौन सा होगा, विधान परिषद। एक होगा विधानसभा और एक होगा विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ये कुछ ही स्टेट्स में होती है। टर्म ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा का कितने समय का टर्म होता है, 5 इयर्स का, हर 5 साल पे इलेक्शन होंगे। ऐसे ही विधानसभा का कितने समय का टाइम होता है, 5 इयर्स का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कौन प्रिसाइड करता है लोकसभा को, स्पीकर। कौन प्रिसाइड करता है विधानसभा को, स्पीकर। स्पीकर कौन अपॉइंट करता है, क्या होता है, ये सब मैंने आपको कल बताया था। लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने की पावर। सो ये जो यूनियन लेवल पे है, मतलब सेंट्रल लेवल पे है, ये लॉ बनाते हैं उन सभी लिस्ट में, जो सभी सब्जेक्ट्स में जो यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में है। यहाँ पर स्टेट लेवल पे हर उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जाता है जो स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर क्या है, मनी बिल लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है सिर्फ, लेकिन ऐसे नहीं कोई भी ले आएगा, पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एसेंट लेना पड़ता है। ये हमने पिछले पार्ट में देखा था। यहाँ पर मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ओरिजिनेट हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमने कंपैरिजन देख लिया। अब दिया है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे यूनियन पे हमने देखा पार्लियामेंट होते हैं, ऐसे हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर होता है। सो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये यूनिकैमरल भी हो सकता है, यानी एक हाउस हो, और बाई कैमरल भी हो सकता है, यानी 2 हाउसेस हो। सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है इज कॉल्ड विधानसभा, एंड दूसरा वाला हाउस अगर होगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, जिसे अपर हाउस कहते हैं, विधान परिषद भी कहते हैं। स्टेट्स हैविंग अ बाई कैमरल सिस्टम, अभी किस किस स्टेट में 2 हाउसेस हैं, नहीं तो बाकी सब में यूनिकैमरल है। एक आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। सो 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 स्टेट्स आर देयर जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी सब में यूनिकैमरल है, यानी कि विधानसभा है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। और जहां 2 होंगे वहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है। ओके, नाउ द रिमेनिंग स्टेट्स हैव यूनिकैमरल सिस्टम, बाकी जगह पे यूनिकैमरल है, राइट। नाउ यहाँ कर्नाटका का आप देख सकते, विधानसभा हाउस दिया हुआ है, लेजिस्लेचर बिल्डिंग वाज एनविजन्ड बाय किंगल हनुमंतिया, who was a freedom fighter and a member of Constituent Assembly, Chief Minister of Karnataka and a later member of Parliament. So ये बिल्डिंग है कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेचर की। Now next topic is challenges to the effective function of legislature. अब लेजिस्लेचर लॉ बना रही है, उसके काम में फंक्शन करने में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। So as discussed, Indian legislature including the Parliament एट द सेंटर एंड स्टेट असेंबलीज, अब हम दोनों की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की भी और स्टेट असेंबलीज की भी। सो जैसा हमने डिस्कस किया, हैज द क्रिटिकल एंड वाइटल रोल ऑफ एनेक्टिंग लॉ। हमने क्या देखा, लेजिस्लेचर चाहे वो सेंटर लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, उनका काम क्या है, लॉ बनाना और ओवरसी करना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की काम सही से हो रहा है कि नहीं, और बजट को अप्रूव करना। ये 3 काम आपको रट जाने चाहिए। लेजिस्लेचर का क्या काम है, लॉ बनाना, ओवरसी करना, किसके काम को, एग्जीक्यूटिव के, राइट। देन तीसरा है बजट, जो भी एक्सपेंसेस हैं, तो मैं यहां बजट लिख देती हूँ, बजट को अप्रूव करना। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग नेशनल पॉलिसीज, डिस्कशन करने में कि कोई भी नेशनल लेवल की पॉलिसी बनी है या कोई डेवलपमेंट प्लान है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करनी हो, किसी देश के साथ हमारे क्या रिलेशन है, क्या एक्शन लेने चाहिए, या फिर पब्लिक ग्रीवियंसेस, पब्लिक की कोई प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है, तो ये सारी चीजों को डिस्कस करने का भी एक प्लेटफॉर्म लेजिस्लेचर प्रोवाइड करती है। पार्लियामेंट में तो होते हैं सारे डिस्कशन नेशन लेवल पे, और स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबलीज में होते हैं सारे डिस्कशन, है ना। However, the legislature also faces several challenges in its effective functioning. लेकिन ऐसा नहीं है कि legislature कुछ भी काम कर सकता है, उसको भी बहुत सारी problems face करनी पड़ती है। Some of these can include regular absenteeism of members. इसमें से एक बड़ी problem ये है कि जो members हैं, MP या MLAs जो हैं, ये absent होते हैं, आते ही नहीं हैं discussion के लिए। Second है non cooperative conduct, एक दूसरे को cooperate नहीं करते हैं काम में। Communication of members, या फिर काम करने में या फिर बातचीत में
एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं दिखाते व्यवहार बनाने में भी। रिड्यूस क्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिबेट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस पे डिबेट्स कम होती हैं और जानबूझकर गलत मुद्दे बनाए जाते हैं ताकि टाइम ऐसे ही स्पेंड हो। डिसरप्शंस ऑफ क्वेश्चन आवर रखा गया है इसलिए कि हम क्वेश्चन कर सके मिनिस्टर्स के, उनके काम कैसे चल रहे हैं, वो कैसे एक्शंस ले रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लेजिस्लेचर, डिसरप्शन, यानी कि क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन की जगह हंगामा करने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं और सही से प्रोसेस नहीं हो पाता। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लेजिस्लेचर सही से फंक्शन नहीं कर पाती। नाउ पार्लियामेंट टिपिकली मीट्स 3 टाइम्स अ ईयर। हमने अभी देखा कि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जो हेड करते हैं वो जाकर प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कि अब हमें सेशन बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, राइट। तो 3 टाइम में पार्लियामेंट मिलती है और उसे क्या कहा जाता है, उस मीटिंग को सेशंस कहे जाते हैं। एक तो बजट सेशन, जब बजट पास होता है तो एक तो तब मिलते हैं, फिर मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये 3 सेशन होते हैं। इस तीनों सिटिंग्स में ईच ऑफ दीज है सिटिंग्स, इसमें बैठते हैं सभी मेंबर्स वेयर पार्लियामेंट मीट्स टू डेलिबरेट अपॉन प्रपोज्ड लॉज, डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड सीक एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑन इट्स डिसीजन एंड एक्शन। अब इसमें जो ये बैठक होती है इसमें क्या होता है, सभी जो लॉ आने वाले हैं, प्रपोज्ड लॉ है, जो लॉ बनने वाले हैं उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं और गवर्नेंस के मैटर्स डिस्कस होते हैं। एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है एग्जीक्यूटिव से उनके काम के रिगार्डिंग, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, एक्शंस लिए उसके लिए, राइट। यूजुअली द पार्लियामेंट सिट्स फॉर 6 आवर्स अ डे ड्यूरिंग सेशन। अब जब सेशन होता है, बजट सेशन हो या मॉनसून सेशन हो या विंटर सेशन हो, जब पार्लियामेंट बैठती है तो 6 घंटे बैठती है एक दिन में। दिस कैन बी एक्सटेंडेड ऑन स्पेशल ओकेशंस और व्हेन देयर इज अ नीड टू कंप्लीट अर्जेंट बिजनेस। 6 घंटे तो बैठने का टाइम है, लेकिन अगर कुछ स्पेशल ओकेजन है या कुछ अर्जेंट है तो उसे पूरा करना है तो इस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे ही द स्टेट असेंबलीज टू हैव सिमिलर स्केड्यूल्स, स्टेट असेंबलीज के भी ऐसे ही शेड्यूल होते हैं। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे दिया हुआ है स्टडी द डेटा गिवन इन फॉलोइंग टेबल। यहाँ फर्स्ट लोकसभा जो है 1952 से 1957 5-5 साल का होता है, तो उसमें देखो यहाँ 14 सेशन हुए। कितनी बार लोग बैठे, 677 टाइम्स। ऐसे ही इसमें 16 सेशंस हुए और यहाँ पर इतनी बार सभी मेंबर्स जो है बैठे, सिटिंग्स हुई, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ऐसे डेटा को देखे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वेंकैया नायडू ने 2021 में, हमने देखा था राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और लोकसभा में स्पीकर होते हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन जो 2021 में थे वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा द प्रोडक्टिविटी ऑफ राज्यसभा ड्यूरिंग 2004 to 14 has been 78% and it declined to about 65% since then। 2004 से 2014 तक जो राज्यसभा में काम होता था, डिबेट्स होती थी, वो 78% तक थी, ठीक है, लेकिन अब ये कम होकर 65 हो गई है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, काम की जगह हंगामा होने लगता है। सो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द स्टेटमेंट, इससे क्या पता चलता है, व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर द रोल दैट राज्यसभा इज एक्सपेक्टेड टू प्ले। सो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, राज्यसभा को क्या काम करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है इन पार्लियामेंट्री कॉन्टेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ आवर्स ईदर द लोकसभा और राज्यसभा एक्चुअली फंक्शन अगेंस्ट द टाइम इट वाज शेड्यूल्ड टू, कि कितना देर टाइम था कि राज्यसभा या लोकसभा बैठेगी और कितने देर उन्होंने काम किया, डिस्ट्रप्शंस हो गए या किसी भी कारण से, तो उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब काम सही से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज हैव बीन एनविजन्ड एज स्पेस फॉर थॉटफुल डिबेट्स, डिस्कशंस वेयर लॉज आर मेड इन इंटरेस्ट ऑफ पीपल। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है या पार्लियामेंट जो जगह है या स्टेट असेंबली जो जगह है, उसको ये सोचकर बनाया गया था, ऐसा स्पेस है ये जहां पर थॉटफुल सोच विचार के डिबेट्स किए जाएंगे, डिस्कशन किए जाएंगे, जो लोगों की भलाई के लिए हो सकते हैं डिसीजंस। हाउएवर व्हेन डिबेट्स आर डिसरप्टेड, सेशंस आर कट शॉर्ट एंड सम बिल्स टेक ईयर्स टू बी डिस्कस्ड एंड पास्ड, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन जब सेशन सही से नहीं होते हैं, डिसरप्शंस होते हैं, एक दूसरे के काम में रुकावट डाली जाती है, तो सेशन के टाइमिंग कट शॉर्ट होते हैं, टाइम कम होता जाता है डिस्कशन का, और छोटे छोटे काम को भी, एक कई सारे बिल्स को पास होने में सालों लग जाते हैं। तो ये एक सोचनीय विषय है, राइट। कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय सेक्शन ऑफ सोसाइटी अबाउट द फैक्ट दैट अ सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम एंड दैट मेनी सेशंस आर मार्क्ड बाय एंग्री और बायस्ड डिबेट्स दैट डू नॉट सीरियसली एड्रेस्ड इश्यूज अफेक्टिंग द पीपल। सो ये कंसर्न सोसाइटी में लोगों ने उठाया, हम आप जैसे लोग जो समझदार हैं, जो
जानते हैं चीजों को, वो क्वेश्चन करते हैं कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और सेशन में जो डिस्कशंस होते हैं उसमें बायस डिबेट्स हो रही हैं, गुस्से में डिबेट्स हो रही हैं, जिससे कि जो मेन इशू डिस्कस होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए, वो काम तो हो ही नहीं रहा। मीडिया ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग द कंसर्न ऑफ इलेक्टोरेट। दीज कार्टून्स एक्सप्रेसेस देम विद ह्यूमर, अ प्रैक्टिस कॉमन टू ऑल हेल्दी डेमोक्रेसीज। कार्टून्स के थ्रू मीडिया भी बताती है कि क्या चल रहा है डिस्कशंस में या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कैसे डिस्ट्रप्शंस क्रिएट होती है, उसके बारे में यहाँ एक कार्टून बनाया गया है। मॉनसून सेशन, एक्सपेक्ट थंडर, लाइटनिंग स्टॉर्म, बीचेस एटसेट्रा, इट्स मॉनसून सेशन। कि अब सेशन आने वाला है तो थंडर लाइटनिंग सब होगा, मतलब बहुत सारे हंगामे होंगे, राइट। पुलिस, फायर आर्म, सब चीजें चाहिए। इतना ज्यादा ये लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। नाउ स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स फाइल्ड बाय कैंडिडेट्स, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है और यहाँ लिखा है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडिडेट्स। नाउ एंड फाइनली एनी कनेक्शन विद क्रिकेट स्टार्स। सो यहाँ पे जो दिखाया गया है कि किस तरीके से क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद भी कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, खड़े होते हैं इलेक्शंस में, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, Yet our democracy grows stronger when citizens stay informed and engaged by asking questions, sharing their views and participating in public discussions. People help shape better policies. So हमारी जो डेमोक्रेसी है फिर भी इतना सब होने पे भी स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। सिटीजन इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं, हम जैसे नागरिक जो है वो जागरूक हो रहे हैं, हम एंगेज हो रहे हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हम सवाल करते हैं, हम अपने व्यूज को शेयर करते हैं, पब्लिक डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। पॉलिसीज को शेप करने में, बनाने में हम अपने व्यूज रखते हैं। Therefore, one of the best ways to overcome the challenges India faces regarding its legislature is to ensure that many more citizens stay informed on matters of importance to society. So, क्या तरीका है लेजिस्लेचर जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिबेट्स नहीं हो रही, डिस्कशंस नहीं हो रहे, बिल पास नहीं हो रहे, तो इसका सही तरीका यही है कि जो नागरिक हैं वो जागरूक हो जाएं, वो इन्फॉर्म हो जाएं, सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो उनको पता होना चाहिए और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। पब्लिक डिबेट्स जो होती हैं डिजिटल स्पेसेस पे, दैट वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफर ड्यूरिंग policy making process and constructively engaging with political representative on policies, और अपने व्यूज को भी रखे जहां पर भी उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है वहां पर। Many more young leaders and diverse voices are entering public life. आजकल पब्लिक लाइफ में बहुत सारे नए नए नवयुवक जो है लीडर्स बन के आ रहे हैं, अलग अलग आवाजें उठ रही हैं। एंड टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट ईजियर टू स्टे कनेक्टेड, और टेक्नोलॉजी इसको आसान बना रहे हैं कि कैसे कनेक्ट रह सकते हैं लोगों के साथ, या गवर्नेंस के प्रोसेस में हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। एज फ्यूचर वोटर्स योर चॉइस, आप भी अब थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में वोट करने लायक बनेंगे, 18 ईयर्स के होंगे। सो आप फ्यूचर वोटर्स हैं, योर चॉइसेस एंड पार्टिसिपेशन विल प्ले अ की रोल इन स्ट्रेंथनिंग आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली ऑफ स्टेट्स यू बिलोंग टू। तो आपका जो चॉइस होगा, आप जो चुनेंगे किसको वोट देना है, या आप जो डिसीजन लेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पार्लियामेंट को मजबूत बनाने में और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां की असेंबली को स्ट्रांग बनाने में, ensuring that they truly serve all people, right? So ये एक थॉट है कि आप किस तरीके से एंगेज हो सकते हैं, हमें एंगेज होना चाहिए, अपने देश से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, राइट। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है डोंट मिस आउट, अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ इमेज है। अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, सेड ड्यूरिंग अ स्पीच इन लोकसभा, उन्होंने लोकसभा के एक स्पीच के दौरान कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट विल कम एंड गो, आज कोई सरकार है, कल कोई सरकार होगी, आज कोई पार्टी उठ रही है, कोई गिर रही है, लेकिन देश हमेशा रहेगा। डेमोक्रेसी को रहना चाहिए, लोकतंत्र को जीवित रहना चाहिए, मतलब सरकारों को अच्छे से वर्क करना चाहिए। Okay, so what message do you think this give about the role of parliament and leaders in democracy? So इसमें क्या पता चलता है, क्या रोल होना चाहिए पार्लियामेंट का और जो लीडर्स हैं उनका, कि वो पार्लियामेंट को सही से फंक्शन करने दे, right? Why is it important to protect democratic value even when political power changes? Political power अगर बदल भी रही है तो देश तो लोगों का है, हम सभी मिलकर देश बनाते हैं। सो जो दूसरी पॉलिटिकल पावर आएगी उसको भी देश के लिए ही काम करना है, देश के लोगों के लिए काम करना है। सो डेमोक्रेसी मेंटेन होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि जो पावर में आ रहे हैं वो अपने हिसाब से काम करे, उन्हें देश के हित में काम करना चाहिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द चैप्टर। हियर इज द समरी गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सो बिफोर वी मूव ऑन, इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम
इंश्योर दैट पावर इज शेयर्ड। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ये इंश्योर करता है कि पावर शेयर की जाए, डिसीजन और डिबेट्स हों और लीडर्स जो है वो अकाउंटेबल हों, लोगों को जवाब देना पड़े उन्हें। लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी ये इंश्योर करते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं वॉइस ऑफ पीपल और रिफ्लेक्ट करते हैं फेडरल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फेडरल मतलब जो पार्लियामेंट है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, इनमें सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोथ सेंटर और स्टेट लेवल पे स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी। किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है, 2 हाउसेस है, 1 हाउस है, या कैसे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, किस तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी गई है ताकि यूनिटी भी हो और काम सही से हो पाए। चेक और बैलेंस जो है ये इंस्टीट्यूशंस के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के राइट को और डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड करता है। फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट नीड्स टू बिकम मोर एफिशिएंट। जो काम होता है पार्लियामेंट का वो और ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, ताकि सो दैट द कंट्रीज प्रोग्रेस इज नॉट थ्वार्टेड, ताकि जो कंट्री की प्रोग्रेस का जो रास्ता है, हमारे जो देश का डेवलपमेंट है वो ना रुके। ओके, सो दिस वाज द समरी। ये छोटी सी समरी है, एक लास्ट पार्ट में बनाऊंगी जिसमें नोट्स और समरी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे ना। पहला है, फाइंड आउट हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर स्टेट्स आर इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपके जो भी स्टेट में आप रह रहे हैं वहां से कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट के हाउस में। तो ये आप अपने स्टेट के हिसाब से पता करेंगे, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है। दिस आंसर डिपेंड्स ऑन योर स्टेट, कि आप किस स्टेट से हैं। यू नीड टू चेक द नंबर ऑफ लोकसभा एमपी एंड राज्यसभा एमपी फ्रॉम योर स्टेट। ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जो है उत्तर प्रदेश से लोकसभा में है और 31 जो है वो राज्यसभा में। ऐसे आपके स्टेट का क्या है वो आप पता करके लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इंडियन पार्लियामेंट द वॉइस ऑफ पीपल। हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारे देश के जो नागरिक है उसकी आवाज कैसे बनता है, एंड हाउ डज इट इंश्योर डिफरेंट ओपिनियंस आर हर्ड। और ये कैसे इंश्योर करता है हमारा पार्लियामेंट कि सबकी आवाजें सुनी जाए। सो पार्लियामेंट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ द पीपल बिकॉज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजन। जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो कौन चुनता है उन्हें, सिटीजन्स चुनते हैं, राइट। एंड दे रिप्रेजेंट डाइवर्स ओपिनियंस। उन सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, वो अलग अलग जगह से आते हैं, रीजन से, उनके अलग अलग कल्चर होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं। डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस इंश्योर्स दैट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आर हर्ड। डिबेट्स के थ्रू, क्वेश्चंस पूछ के, डिस्कशंस करके ये देखा जाता है कि सभी के व्यू पॉइंट्स को सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन मेड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल क्यों बनाया लेजिस्लेचर के प्रति। सो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर सो दैट गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस कैन बी क्वेश्चनड एंड मॉनिटर। ताकि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है और उसके जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, उनको क्वेश्चन किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके। दिस प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इससे ये प्रिवेंट होता है कि कोई पावर का मिसयूज ना हो और अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि हमने बाय कैमरल सिस्टम चुना है, मतलब राज्यसभा लोकसभा एट द यूनियन लेवल। सो हमने ये हमने चैप्टर में भी समझा था कि इंडिया हैज अ बाय कैमरल सिस्टम टू इंश्योर बेटर लॉ मेकिंग, अच्छे से लॉ बन पाए, सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो पाए थ्रू राज्यसभा। राज्यसभा में स्टेट्स का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट, टू प्रिवेंट रश्ड और अनफेयर लॉ। ताकि जल्दी कोई भी जल्दीबाजी में एक ही हाउस होगा तो बिल पास करना आसान होगा। जैसे आज के कंपैरिजन में एक हाउस में बिल पास होता है, फिर दूसरे में जाता है, वहां भी पास होना चाहिए, तब जाके एक्ट बनता है। तो ऐसे अनफेयर जो लॉज है वो नहीं बनेंगे। 2 हाउसेस allow checks, balances and discussions. Okay, now next question is, try to track the journey of recent bill passed by parliament, identifying which house it was introduced। आपको किसी भी एक बिल की जर्नी अभी देखनी है, न्यूज वगैरह में देख सकते हैं या ऑनलाइन, किस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ बिल, उसमें वर देयर एनी मेजर डिबेट्स और डिसएग्रीमेंट्स, कौन से डिबेट्स डिसएग्रीमेंट्स हुए वो पता करना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द बिल टू बिकम अ लॉ, कितने समय में वो बिल डिस्कशन के बाद लॉ बना, कानून बना। यूज न्यूज़पेपर आर्काइव्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड लोकसभा डिबेट्स और आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। आप ये कहीं से भी पता कर सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी या टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे आई चोज द विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023। सो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, फिर डिबेट हुआ और पास इन राज्यसभा।
राज्यसभा में पास हुआ. There was some discussion, but most parties supported it. After this, it received president approval and became a law. Okay, तो आप कोई सा भी बिल पता कर सकते हैं. Now, next is choose a recent law passed by parliament. कोई सा भी एक बिल आपको देखना है जो अभी पास हुआ हो पार्लियामेंट में. Now, divide into themes to role play different parts of the process. MP debating in Lok Sabha, Rajya Sabha, ministers answering questions, and president giving assent. Present a short skit showing how a bill become a law, enact a model parliament. आपको रोल प्ले करना है. कोई आप राज्यसभा कोई मिनिस्टर बन जाना, कोई एमपी बन जाना और डिस्कशन करना कैसे कोई बिल पास होता है, राइट. सो इन क्लास, अब इसको मैं आपके हिसाब से आंसर बता रही हूँ. इन क्लास वी रोल प्लेड हाउ अ बिल बिकम अ लॉ. सम स्टूडेंट्स एक्टेड एज एमपी, मिनिस्टर, स्पीकर्स एंड प्रेसिडेंट. आप डिबेट करोगे. कोई कहेगा मेरे बिल में ये प्रोविजन है, तो दूसरा कहेगा ये इससे क्या होगा. ऐसे क्वेश्चनिंग और इंटर क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो, राइट. नाउ विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 जो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया, ये पास हुआ विद वाइड सपोर्ट. उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया गया. व्हाई माइट इट हैव टेकन 25 इयर्स फॉर दिस बिल टू बी पास्ड. 25 साल लग गए इस बिल को पास होने में. डिस्पाइट बीन डिस्कस्ड फॉर सो लॉन्ग. 25 सालों से डिस्कशन चल रहा था लेकिन ये बिल पास ही नहीं होता था. सो इट टुक लॉन्ग बिकॉज देयर वर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस पे अग्री नहीं होते थे. एक तो ये कारण था कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट था. फिर गवर्नमेंट्स बदल जाती थी थोड़े थोड़े समय में. और debates on fairness, implementation and representation, even though many supported it. बहुत सारे सपोर्ट कर रहे थे लेकिन बहुत सारे hurdles की वजह से पास नहीं हो पा रहा था. Now next is sometimes the parliament is disrupted and does not function for the number of days it is supposed to. जितने दिन पार्लियामेंट को काम करना चाहिए उतने दिन कभी कभी पार्लियामेंट काम नहीं कर पाती क्योंकि डिस्ट्रप्शंस होते हैं, रुकावटें आती हैं. What impact do you think this has on equality of laws and the trust people place in their representative? इससे आपको क्या लगता है जो जिस तरीके के लॉ बनना चाहिए उनकी क्वालिटी क्या कॉम्प्रोमाइज होती है, या फिर हमारी नजरों में जो हम ट्रस्ट करते हैं उन लोगों को जिनको हमने वोट देके चुना है वो काम ही नहीं कर रहे हमारे लिए, जो डिस्कशंस डिबेट्स करने चाहिए वो कर ही नहीं रहे, तो उसका क्या इंप्लीकेशंस है. सो व्हेन पार्लियामेंट इज डिसरप्टेड, इंपॉर्टेंट वर्क इज डिलेड. जो इंपॉर्टेंट काम है वो भी डिले हो जाता है. लॉ टेक लॉन्गर टू पास, डिबेट बिकम्स वीक एंड डिबेट्स बिकम वीक एंड पीपल में लूज ट्रस्ट इन देयर इलेक्टेड लीडर्स. हमारा जो ट्रस्ट है वो कम होने लग जाता है जिनको हमने चुना है उनके ऊपर. नाउ नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन. कैन यू क्रिएट इंटरेस्ट ग्रुप्स अमंग स्टूडेंट्स एंड लिस्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी पॉलिसी दैट यू मे वांट टू आस्क योर एमपी or your MLA? How would these questions be different if it is to be MP instead of MLA and vice versa? तो आपको ग्रुप बनाना है और उसमें कैसे क्वेश्चंस आप पूछेंगे MP से या MLA से. तो हमने देखा था MP जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, सेंटर लेवल पे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और MLA जो होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट से होते हैं. तो आप दोनों से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे. MP से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो नेशनल इशू पे होने चाहिए, डिफेंस से, नेशनल लॉज, इंटरनेशनल रिलेशन, पार्लियामेंट, ये पूछ सकते हैं. MLA से जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे वो स्टेट लेवल के इश्यूज पे होने चाहिए, राइट, कि रोड्स, वाटर, स्कूल, लोकल गवर्नेंस, उस एरिया का जो पर्टिकुलर गवर्नेंस है उसके बारे में. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल दैट जुडिशरी प्लेज इन इंडियन डेमोक्रेसी. जुडिशरी का क्या रोल है इंडिया की डेमोक्रेसी में. व्हाट कुड हैपन इफ वी डिडंट हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या होता. सो जुडिशरी ये इंश्योर करती है लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शन फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट पीपल राइट. कि जो भी लॉ सरकार बना रही है, जो भी एक्शन सरकार ले रही है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए, और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम क्या होता है, जुडिशरी का होता है. अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती, गवर्नमेंट कुड अब्यूज पावर. गवर्नमेंट अपने पावर का गलत यूज कर सकते थे एंड सिटीजन्स वुड हैव नो प्रोटेक्शन और जस्टिस सिस्टम. और नागरिकों के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, कोई जस्टिस सिस्टम ही नहीं होता अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो भी सरकार के हिसाब से चलती है, राइट. So, I hope it is clear. So with this students we are done with part 2 of chapter number 6. इसके साथ हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया है. बुक की जो एक्सरसाइज वगैरह है वो भी देख ली है. Now in the next video we will see the summary exam based question of this chapter in last part 3. Okay. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.